Hello, my dear students. Gay-Lussac's law of combining volumes. This is the topic which we will be discussing today in this video. This topic is taken from the chapter Mole Concept and Stoichiometry, which is a very, very important chapter of class 10th chemistry. तो class 10th के बच्चे रेडी हो जाओ. आज हम इस वीडियो में पूरा Gay-Lussac's law of combining volumes को कंप्लीट करेंगे. फुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, पूरा कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझाएंगे. ऑल्सो वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स टुडे इन दिस वीडियो इटसेल्फ. सो इट इज अ कंप्लीट वन शॉट वीडियो ऑन Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, पूरे अच्छी तरह समझने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स पर. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम from Gay-Lussac's law, whether it is an easy question, hard question, average level question, you will be able to solve it very easily. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स पर. लॉ का नाम एक बार अच्छे से देख लो, Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. नाउ one thing you need to know that this law is valid only for gases. Yes, this law is not valid for liquids. This law is not valid for solids. So you need to make a point. ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है. गैसेस की बात करेंगे. देखो, लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, वो भी गैसेस से ही स्टार्ट होता है. गैसेस की बातें बात से स्टार्ट होता है. गैसेस की बातें करता है. क्या लिखा हुआ है? व्हेन गैसेस रिएक्ट. सॉलिड्स की बात नहीं कर रहा है, ना ही लिक्विड्स की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए वैलिड है. तो गैसेस की बात कर रहा है ये लॉ. व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करते हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another. जब गैसेस रिएक्ट करते हैं ना, तो उनकी वॉल्यूम्स में एक सिंपल रेशियो होता है. मैं समझाऊंगा एग्जांपल देकर. एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट. अच्छा, कोई अगर प्रोडक्ट जो बना वो भी अगर गैस है, उसके साथ भी, उसके वॉल्यूम के साथ भी एक सिंपल रेशियो बनता है. शर्त यह है कि ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये रेशियो, सिंपल रेशियो तभी होगा जब सारे वॉल्यूम्स को हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेजर करेंगे. अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लॉ का स्टेटमेंट नहीं है, ये वो बात है जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल दिया है. Gay-Lussac's law is valid only for gases. The volumes of solids and liquids are considered to be zero. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां हम Gay-Lussac's law जब अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा. आई हैव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ, सो डोंट वरी एट ऑल. तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा Gay-Lussac's law पर, तुम देखना, मैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के वॉल्यूम को जीरो मानूंगा. सिर्फ मैं गैसेस के वॉल्यूम को कंसिडर करूंगा, क्योंकि हम Gay-Lussac's law सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है, ये जानते हैं. ऑलराइट. अच्छा, अब जो स्टेटमेंट है Gay-Lussac's लॉ का, उसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं. सो आर वी रेडी चिल्ड्रन? ओके, लेट मी राइट डाउन अ रिएक्शन वेयर टू गैसेस आर रिएक्टिंग एंड द थर्ड गैस इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. हम लोग सब जानते हैं ना, हेबर्स प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनता है चिल्ड्रन? अमोनिया बनता है. हेबर्स प्रोसेस हम लोग सब जानते हैं, बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हो. तो नाइट्रोजन, देखो रिएक्शन लिख रहा हूं, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन H2 एंड गिविंग अमोनिया NH3. इनफैक्ट इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, एक प्रोमोटर भी चाहिए, फिर हमें हाई प्रेशर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए. तो जो कंडीशंस है ना, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि वो मेरा अभी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है. जब मैं अलग से हेबर्स प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगा कि इसमें कैटलिस्ट क्या चाहिए, प्रोमोटर क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगा, कितना प्रेशर में होगा. अभी वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि Gay-Lussac's लॉ, इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो दो गैसेस रिएक्ट कर रहे हैं. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द गैसेस, हाइड्रोजन इज द अनदर गैस, एंड बोथ ऑफ द गैसेस आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अ थर्ड गैस, अमोनिया. इसमें तीनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बना वो भी गैस है. अब इस रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये अनबैलेंस रिएक्शन है. तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? इसको बैलेंस करना, क्योंकि अनबैलेंस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता. तुम जानते हो, बैलेंस हम इसलिए करते हैं सो दैट इट कैन वैलिडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम जानते हैं मास को ना क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते. तो इन ऑर्डर टू वैलिडेट दैट law, we need to definitely balance the equation so that the total mass in the reactant side is equal to the total mass in the product side, है ना. तो बैलेंसिंग करना तो हम लोग सब जानते हैं. तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 3 लिख देता हूं इधर, एंड इधर मैं 2 कर देता हूं. तो देखो बैलेंस हो गया ना. नाइट्रोजन is 2 on this side, and on the product side also nitrogen is 2, and here hydrogen is 6, and here also 2 3s are 6. बैलेंस है एकदम बिंदास. बैलेंसिंग करना सबको आता है. क्लास 10th में मुझे उम्मीद है बैलेंसिंग करना सबको आता है. नाउ अब ध्यान देंगे, अब लॉ को समझेंगे. यहां से स्टार्ट होता है कि सिंपल रेशियो क्या है. देखो, what number is written in front of nitrogen? N2 के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? अगर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, हिडन है. अच्छा, तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है. सो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया? अमोनिया इज NH3, उसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 2. इट इज फॉर्मिंग 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया. पहले इस बात को समझते हैं. कभी भी
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो इसी रेशियो में करेगा. Always one volume of nitrogen will react with 3 volumes of hydrogen to give 2 volumes of ammonia. So the ratio of nitrogen is to hydrogen is to ammonia is 1 is to 3 is to 2. The ratio of nitrogen is to hydrogen is to ammonia is always 1 is to 3 is to 2. देखो कहां से पता चला ये नंबर हमको, ये रेशियो में कहां से पता चला? जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया. 1 volume of nitrogen always reacts with 3 volume of hydrogen and only when this happens it forms 2 volumes of ammonia. तो ये रेशियो है 1 is to 3 is to 2. अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को समझते हैं. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन का मतलब है कि अगर मेरे पास 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन है, और मेरे पास 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों को मैंने रिएक्ट कराया, 1 लीटर नाइट्रोजन और 4 लीटर हाइड्रोजन, तो मैं देखूंगा कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट करेगा. पूरा का पूरा 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉ कहता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा, 4 लीटर नहीं करेगा. 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा, तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा. हालांकि मैंने मिक्स किया 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन क्या देखूंगा कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ ओनली 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन हैज रिएक्टेड. द रिमेनिंग 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज नॉट रिएक्टेड, इट इज लेफ्ट एज इट इज, अनरिएक्टेड बच जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि जितना हमने दे दिया सब रिएक्ट कर जाएगा, नहीं. यही तो ये लॉ हमें बोलता है कि जब गैसेस रिएक्ट करते हैं ना, वो एक उनके वॉल्यूम्स में एक फिक्स्ड सिंपल रेशियो होता है. ऐसा नहीं कि कभी 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए, तो कभी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 4 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए, कभी 5 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए. नहीं, हमेशा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिएक्ट होगा, यानी 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ही रिएक्ट होगा. रिमेनिंग 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. और जो बनेगा वो भी कितना अमोनिया बनेगा? 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ जब 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो देख रहे हो 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया बनता है, यानी 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया बनेगा, 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया ही बनेगा. तो रेशियो यही है 1 is to 3 is to 2. अच्छा, अगर मैं देता हूं 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको कितना लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ताकि अमोनिया बने? अगर 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन है और पूरा नाइट्रोजन को मुझे रिएक्ट कराना है, तो मुझे कितना लीटर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ताकि पूरा 3 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए? देखो यहां ध्यान देना, 1 वॉल्यूम के लिए 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन चाहिए, यानी 1 का 3 गुना हाइड्रोजन. जितना नाइट्रोजन है उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए, जितना नाइट्रोजन है उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए. सिमिलरली यहां पर 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिया तो 3 3 9, हमें 9 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. और तब जाके हम क्या देखेंगे, यहां पर ध्यान दो, ओरिजिनल रिएक्शन में अगर 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन लिया तो उसका दुगना 2 टाइम्स अमोनिया बनता है, 1 का डबल 2 टाइम्स अमोनिया बनता है. तो अगर हमने 3 लीटर्स नाइट्रोजन लिया तो 3 का डबल 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया बनेगा. यही ये लॉ कहता है कि अगर आपने 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिया तो उसको पूरा रिएक्ट कराने के लिए आपको चाहिए 9 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड ये दोनों जब रिएक्ट पूरी तरह से कर जाएंगे तब आपको मिलेगा 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया. क्या ये रेशियो यहां पर भी वैलिड है? कौन सा रेशियो? ये वाला रेशियो, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया. क्या 1 is to 3 is to 2 हमें मिल रहा है? देख लेते हैं. हमारा यहाँ रेशियो है 3 is to 9 is to 6. इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6. देखो हमें वही रेशियो मिला. नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया का रेशियो उतना ही है, 1 is to 3 is to 2. यही तो ये लॉ कहता है. ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार और देख लो ध्यान से. ओरिजिनल रिएक्शन में 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया तो उसका 3 गुना 3 टाइम्स हाइड्रोजन चाहिए हमें. तो यहां पर भी अगर हमने 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिया उसका 3 गुना 3 टाइम्स 3 3 9 लीटर्स हाइड्रोजन हमें चाहिए. और कितना प्रोडक्ट बनेगा? अगर हमने 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन लिया तो उसका 2 टाइम्स अमोनिया बना, 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया बना, 1 का डबल 2. सिमिलरली 3 का डबल 6, तो 3 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिया तो 6 लीटर्स ऑफ अमोनिया बनेगा. एंड देन ओनली द रेशियो इज आल्सो द सेम रेशियो, 1 is to 3 is to 2. दिस इज फॉर एनी गैसेस रिएक्टिंग एंड आल्सो एनी गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म. तुमने यहां ध्यान से देखा कि जो प्रोडक्ट बना वो भी अगर गैस है, जैसे इस केस में अमोनिया बना वो भी गैस था, तो उस प्रोडक्ट के साथ भी रेशियो रहता है 1 is to 3 is to 2. दिस अमोनिया इज द प्रोडक्ट का भी रेशियो रहता है, एंड दैट इज रिटन ओवर हियर दैट इट आल्सो बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर मतलब प्रोडक्ट के साथ, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट के साथ भी. हालांकि होना चाहिए गैसियस प्रोडक्ट, गैस का प्रोडक्ट. ऐसा नहीं कि लिक्विड बना तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, गैसियस प्रोडक्ट. अच्छा, शर्त यह है कि वॉल्यूम जो भी आप मेजर करोगे वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए, नहीं तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है. जानते हो ना, गैस का वॉल्यूम, द गिवन मास ऑफ अ गैस डिफरेंट वॉल्यूम्स हो सकता है एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसलिए अगर हम किसी फिक्स्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वी आल्सो नीड टू मेजर द टेम्परेचर एंड प्रेशर. वी नीड टू कीप द टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम फॉर ऑल द गैसेस व्हेनेवर वी आर मेजरिंग द वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस. ओके, नाउ डायरेक्टली कमिंग टू न्यूमेरिकल्स. अब जब तक हम एक्चुअल न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
अच्छे से नहीं होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन को उठाते हैं, गेलू-सैक्स लॉ का। अब ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत स्कोरिंग भी है, और बोर्ड्स में आता भी है। What volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene? Acetylene का फॉर्मूला दे दिया गया है C2H2. And what would be the volume of carbon dioxide formed? बोल रहा है कि what volume of oxygen would be required? आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए उसका वॉल्यूम बताओ, ताकि आप पूरी तरह से बर्न कर दो, रिएक्ट कर दो। किसको बर्न करना है कंप्लीटली? 200 ml ऑफ एसिटिलीन C2H2 को। तो रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन बिना लिखे हम गेलू-सैक्स लॉ का अप्लाई नहीं कर सकते। सो यू शुड नो अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन लिखने के बाद हम उसको डेफिनेटली बैलेंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हमें ऑलरेडी हिंट दे दिया गया है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है एसिटिलीन के साथ। यही ना पूछा है कि कितना ऑक्सीजन आपको चाहिए पूरा एसिटिलीन को बर्न करने में। 200 ml जो एसिटिलीन है उसको बर्न करने में आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो हम रिएक्शन लिखते हैं। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज एसिटिलीन C2H2, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन O2, है ना। अब ये रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक चीज दिमाग में रिकॉर्ड कर लो चिल्ड्रन, जब भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट को लिखते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी हमारे पास गेलू-सैक्स लॉ का क्वेश्चन आएगा और कभी भी हाइड्रोकार्बन है कोई, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन है, तो हमें जानना है कि प्रोडक्ट होंगे H2O प्लस CO2। ये हमें एकदम फिक्स कर लेना अपने दिमाग में। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, बस सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वैसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो देखो ये हाइड्रोकार्बन है ना, क्योंकि इसमें C2H2 एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ हो तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या तुम्हें पता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेगा? H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एकदम गारंटी है। ये जो H2O है इसको हम लिक्विड मानेंगे, ओके, अनलेस सेड। अगर बोल दिया है कि आप इसको वाटर वेपर मानो, अगर बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि आप इसको वाटर वेपर मानो, आप इसको गैस मानो, तभी हम उसको गैस मानेंगे। नहीं तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो वी विल कंसीडर दिस H2O टू बी लिक्विड, हेंस वी विल नॉट कंसीडर इट्स वॉल्यूम एट ऑल। रिएक्शन लिख लिया। मेरी बातों को तुमने ध्यान से सुना? मैंने क्या अभी बोला? मैंने ये बोला, फिर से मैं रिपीट करूं, ये H2O को हम गैस मानेंगे या लिक्विड मानेंगे? तो मैंने अभी यही बोला कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसको गैस मानो, मतलब वाटर वेपर लिखा हुआ है, water vapor तो गैस होता है, then only we will consider it to be a gas. Otherwise, if nothing has been mentioned in the question, we will consider it to be a liquid. And if this is a liquid, we will not consider it under Gay-Lussac law. उसका हमें कोई मतलब नहीं है। इसका वॉल्यूम को हम 0 मानेंगे, है ना। यही तो हमने बताया कि अगर ये लिक्विड है, करेंगे 2 5 2 4, बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लो, कार्बन इज 2 2 4, यहां पर भी देखो 4 कार्बन, हाइड्रोजन इज 2 2 4, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 5 2 10, यहां पर 5 4 2 8, और ये 2, तो 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन। नाउ बैलेंस्ड है। अब हम लिखेंगे क्या कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन हैज बीन टेकन? 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन इज प्रेजेंट। सिंपल जो नंबर लिखा हुआ है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन, दैट इज रिएक्टिंग विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितना चाहिए? 5 वॉल्यूम्स। एंड हाउ मच ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड? डू नॉट राइट 2 वॉल्यूम्स, क्योंकि हमने इसको लिक्विड माना है, तो इसको लिखेंगे नील, मतलब 0। वी आर कंसीडरिंग टू बी लिक्विड। तो हम यहाँ इस 2 को नहीं लिखेंगे कि 2 वॉल्यूम्स, अगर वेपर मानेंगे तब लिखेंगे 2 वॉल्यूम्स। इसको हमने लिक्विड माना है। एंड हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज 4 वॉल्यूम्स। तो बहुत क्लियर है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे पास कितना एसिटिलीन है? 200 ml एसिटिलीन है। तो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन जब हो, when we have 2 volumes of acetylene, then how much amount of oxygen is required? 5 volumes of oxygen is required. दिख रहा है ना रिएक्शन में? 2 volumes of acetylene requires 5 volumes of oxygen. 5 volumes of oxygen. और हमें कितना एसिटिलीन दिया हुआ है क्वेश्चन में? 200 ml. तो 200 ml of acetylene requires, बहुत सिंपल, यहां पे सिंपल सा मैथ लगाएंगे, 2 volume requires 5 volumes of oxygen, so 200 ml requires 5 upon 2 into 200, 500 ml obviously, 5 upon 2 into 200, यूनिटरी मेथड लगा दिया मैथ्स का, तो 200 200 and 500 ml, है ना। 2 वॉल्यूम एसिटिलीन को 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो 200 ml एसिटिलीन को 500 ml ऑक्सीजन चाहिए, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। यही हमें निकालना था, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब ये भी पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब ध्यान से देखो, जब हमारा एसिटिलीन 2 वॉल्यूम्स है, मेन रिएक्शन को देखो, 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन है, तो उसका 2 गुना, दुगना कार्बन डाइऑक्साइड बना, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 2 वॉल्यूम विच इज 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इस 2 का दुगना, ट्वाइस, विच इज 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो जब हमारा 200 ml एसिटिलीन लिया, तो 200 का दुगना 400 ml, 400 ml कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मेंटली ही सॉल्व हो जा रहा है, इतना सिंपल है।
अब लिखेंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटिलीन फॉर्म्स हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 4 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर हमारे पास है रिएक्शन में 200 ml ऑफ एसिटिलीन। 200 ml ऑफ एसिटिलीन फॉर्म्स कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो 4/2 इंटू 200, जो मैंने यहां पर जैसा कैलकुलेशन किया यूनिटरी मेथड वही यहां पे किया, 4/2 इंटू 200, तो ये कट जाएगा। तो 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। हो गया सिंपल। हाँ, अब एक फाइनल स्टेटमेंट लिखना आंसर, क्योंकि टीचर जब तुम्हारा आंसर को चेक करेगा, ही और शी शुड नॉट हंट फॉर द आंसर, एकदम क्लियर दिखना चाहिए आंसर। आंसर क्या है एकदम अलग से लास्ट में फाइनल आंसर लिखना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ये पूछा है ना, कितना ऑक्सीजन चाहिए ये पूछा है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये पूछा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को फाइनली लिखना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 500 ml, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड 400 ml। हो गया एकदम बिंदास, फुल मार्क्स मिलेगा, मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine are mixed and exploded, what will be the composition by volume of the resulting mixture? 6 liters of hydrogen हमने लिया, 5.6 liters of chlorine हमने लिया, मिक्स किया, एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड का मतलब रिएक्ट कराया। What will be the composition by volume of the resulting mixture? composition बताना है, मतलब टोटल मुझे हिसाब किताब देना है कि कितना कौन सा गैसेस बना, और कुछ अगर गैसेस अनरिएक्टेड बचा हुआ है उसका भी मुझे बताना है, उसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब थोड़ा हमें ना पीछे देखना है, पीछे थोड़ा देखो, पीछे मतलब लेट अस सी दिस टॉपिक व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। गेलू-सैक्स लॉ का जब मैं स्टेटमेंट बता रहा था, यहां पर ध्यान दो, तुम्हें याद होगा मैं जब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर मैं 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन लूंगा और 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लूंगा, तो मैंने बताया था ना कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ पूरा का पूरा 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ 3 लीटर ही करेगा, क्योंकि रेशियो जिस रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं वो 1:3 होता है, isn't it? And this we came to know after balancing the Haber's process reaction. तो 1:3 होता है, तो यहां पर 1:4 रेशियो में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बच जाएगा ना हाइड्रोजन, 1 लीटर बच जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 लीटर्स ही रिएक्ट करेगा। तो 4 लीटर्स में से 3 लीटर्स रिएक्ट कर जाए तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लिटिल अगो, isn't it? अच्छा, अब एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, इस टर्म को समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जब भी तुम्हें दिया हुआ है कि ये गैस इतना वॉल्यूम है और एक दूसरा गैस उसका इतना वॉल्यूम है, दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो उन दोनों में से हो सकता है कि कोई गैस बच जाए, पूरा रिएक्ट ना करे। तो जो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। जो गैस पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। नहीं समझ में आया? अब फिर से समझते हैं। कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास एक्स गैस है, इसका इतना वॉल्यूम है, एक दूसरा गैस है वाई गैस है, उसका उतना वॉल्यूम है, दोनों को रिएक्ट करा दिए। अब रिएक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि इसमें से एक गैस तो पूरा रिएक्ट कर गया, लेकिन एक दूसरा गैस थोड़ा बच गया अनरिएक्टेड। तो जो गैस पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोलते। अभी जो एग्जांपल यहां पर तुम्हारे सामने है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें तुम जानते हो कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन तो पूरा यूज अप हो जाएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें से 3 लीटर्स रिएक्ट करेगा, 1 लीटर बच जाएगा। तो जो बच जाएगा वो गैस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। यानी इस एग्जांपल में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा गैस है? कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस एग्जांपल, क्योंकि ये पूरी तरह से नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा, 1 लीटर का पूरा 1 लीटर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन हमने दिया उसमें से सिर्फ 3 लीटर ही यूज अप होगा, रिमेनिंग 1 लीटर विल रिमेन अनरिएक्टेड। तो जो पूरी तरह से यूज अप हो जाए उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एंड उसी के आधार पर हमको गेलू-सैक्स लॉ का न्यूमेरिकल्स बनाना होता है। उसी के पर्सपेक्टिव में, उसी के कंपैरिजन में हम गेलू-सैक्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझते हैं। अगर मेरे पास, ध्यान दो, 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन है और 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों को मैं रिएक्ट कराया, मेरे पास 10 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है और 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया, रिएक्शन करा दिया, तो क्या पूरा का पूरा 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड पूरा का पूरा 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा? सब रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा रिएक्टेंट साइड में, सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर 10:4 रेशियो हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, 10:4, जो कि होगा नहीं, असंभव है। तो इसलिए हाइड्रोजन तो पूरा यूज अप हो जाएगा, 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड अप हो जाए,
लेकिन पूरा 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखो, यहां पर मेन रिएक्शन को देखते हैं। अगर मेरे पास, तुम जानते हो, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रहे, मैं इस हेबर्स प्रोसेस के रिएक्शन को लिखता हूं, ध्यान से देखो, मेरे पास अगर 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रहे तो वो 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 लीटर्स ऑफ अमोनिया ही बनाएगा। तो मैंने अगर 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो वो कितना लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 3 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो वो रिएक्ट कर रहा है 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो अगर मैंने 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो 1/3 इंटू 4 लीटर्स, विच विल बी 1 पॉइंट समथिंग, isn't it? 1 point something liters, 4/3, तो 1 point something liters, बस इतना ही लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। पूरा का पूरा 10 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा। 3 लीटर हाइड्रोजन जब 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 4 लीटर हाइड्रोजन 1/3 इंटू 4 लीटर्स, वट एवर वैल्यू इट कम्स, 1 पॉइंट समथिंग, तो उतना लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। रिमेनिंग नाइट्रोजन विल बी अनरिएक्टेड, रिएक्ट नहीं करेगा। यानी 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन तो पूरा रिएक्ट कर गया। तो इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। इस केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वो गैस जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए, थोड़ा सा भी ना बचे, और बाकी हो सकता है कि दूसरा गैस बच जाए, बच नहीं भी जा सकता है। अगर दोनों गैसेस ही पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर कोई एक गैस थोड़ा बच रहा है, दूसरा गैस पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जा रहा है, पूरी तरह से रिएक्ट हो जा रहा है, तो जो पूरी तरह से रिएक्ट हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine are mixed and exploded। बिल्कुल वैसा कि हमने एक गैस ले लिया हाइड्रोजन, कितना वॉल्यूम, 6 लीटर्स, दूसरा गैस ले लिया क्लोरीन, कितना लीटर्स, 5.6 लीटर्स, दोनों को रिएक्ट कराया। क्या ये जरूरी है कि दोनों पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए? नहीं, नहीं जरूरी है। इसलिए हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, एंड उसी के आधार पर मुझे आंसर देना है। तो देखो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट हो रहे हैं ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये बन गया हमारा HCl। इसको यहां बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो गैस। HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज गैस। अब ध्यान दो, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आगे 1 लिखा हुआ है, अब क्लोरीन के आगे भी 1 है, कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना ही क्लोरीन चाहिए, टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सिंपल। सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन इज टू HCl इज 1:1:2, 1:1:2, वेरी सिंपल, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हमने यहां ध्यान दो, अगर हमने 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो मुझे क्लोरीन भी 6 लीटर्स ही चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कहता है कि जितना हाइड्रोजन है उतना ही वॉल्यूम क्लोरीन चाहिए। इफ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इट विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। थोड़ा कम होने से नहीं चलेगा, या ज्यादा से भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया तो क्लोरीन भी उसको एक्जैक्टली उतना ही चाहिए, 1 वॉल्यूम ही चाहिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन में जब रिएक्शन होगा, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट एक्जैक्टली विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। यही तो रिएक्शन कहता है। तो अगर हमने 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो 6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन ही चाहिए। हालांकि हमने दिया नहीं है 6 लीटर, हमने कितना दिया है? 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन। यानी हमारा 6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन है नहीं। तो अब हम ऐसा सोचेंगे कि 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन विल रिएक्ट विद 5.6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना क्लोरीन है मेरे पास? 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 5.6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जितना क्लोरीन है उतना ही हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन हमको यही बता रहा है। अगर 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन है तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो हमने अगर 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन लिया है तो वो 5.6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, पूरा का पूरा 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कुछ हाइड्रोजन बच जाएगा, अनयूज्ड, अनरिएक्टेड बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो हमने दिया 6 लीटर्स और यूज्ड अप हो गया 5.6 लीटर्स। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, 0.4 लीटर्स हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच जाएगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? क्लोरीन हो गया, क्योंकि क्लोरीन पूरा रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन 0.4 लीटर बच जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ। तो अब लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखो, मैं इस क्वेश्चन को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं बना रहा हूं, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसलिए क्लोरीन को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है, और उसी के आधार पर हम इसको आगे बना रहे हैं। सो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन, इतना ही क्लोरीन हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन reacts with same 5.6 liters of hydrogen only, and not the entire 6 liter of hydrogen. Therefore, unreacted hydrogen, कितना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा? पूरा का 6 से 5.6 माइनस कर दो, 0.4 लीटर्स ऑफ अनयूज्ड या फिर अनरिएक्टेड
हाइड्रोजन। इनफैक्ट तुम्हें ये पूरा हिसाब किताब लास्ट में देना है, क्योंकि तुमको बोला क्या गया है, कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर बताओ, तो तुमको ना सारा डिटेल्स लास्ट में देना है कि कितना यूज्ड अप, कितना बच गया और क्या प्रोडक्ट बना वो बताना है। कॉम्पोजिशन का मतलब जो प्रोडक्ट बना उसका बताओ कितना बना है, कितना वॉल्यूम का प्रोडक्ट बना है, और कुछ अगर गैसेस बच गए हैं वो कितना बचा हुआ है वो तुम्हें बताना है फाइनली। तो दैट इज व्हाट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो नाउ वी हैव found that 0.4 liters of unreacted hydrogen will be there. अब कितना HCl बनेगा, ध्यान देना, इसको भी मैं निकालूंगा हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से नहीं। हम नहीं लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, लिख सकते हैं, लेकिन हम लिमिटिंग रिएजेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरे लिए इजी होता है, क्योंकि कभी आगे में कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहां तुमको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इस बात को अगर सेट कर लो कि हम लिमिटिंग रिएजेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा। हम क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन फॉर्म्स कितना HCl बनाया, 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ये हमें दिख रहा है इक्वेशन से, और हमने क्लोरीन कितना लिया है, 5.6 liters of chlorine forms, तो 1 का डबल 2 होता है, 5.6 का डबल 11.4 होता है। So 5.6 into 2 liters of HCl, which is 11.2 liters of HCl, इतना HCl बना, हो गया। यही तो हमको निकालना था। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर ये है, हमको कॉम्पोजिशन बताना है, कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। कॉम्पोजिशन में है सबसे पहले अनयूज्ड या फिर अनरिएक्टेड हाइड्रोजन, जो कितना है 0.4 लीटर्स, एंड क्लोरीन फॉर्म्ड कितना है 11.2 लीटर्स। आई एम सॉरी, इट इज नॉट क्लोरीन, इट इज HCl फॉर्म्ड। HCl फॉर्म्ड कितना है 11.2 लीटर्स। हो गया, सिंपल, इतना HCl बना और इतना हाइड्रोजन बच गया है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, are you all solving along with me? I hope you are doing so. मजा आ रहा है? Yes? Okay. What volume of propane is burned for every 100 centimeter cube of oxygen in the reaction? देखो यहां पर तो हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, और वो भी बैलेंस करके दे दिया गया है, तो हमारा तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि रिएक्शन है, बैलेंस किया हुआ है, तो हमें तो फर्स्ट 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमें करके दे दिया है। तो हम एज इट इज रिएक्शन को कॉपी करेंगे। ये प्रोपेन है, देखो हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, मैंने ऑलरेडी बताया था ना, कि कभी भी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हम मानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में रिएक्शन, वो भी बैलेंस्ड रिएक्शन लिख के दे दिया है। तो 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O, हो गया, सिंपल। तो यहां देखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट्स विद हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है बताओ? हाँ, 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म्स 3 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको तो हम नील मान लेंगे, क्योंकि वाटर को हम वाटर वेपर नहीं मान रहे हैं, इसको लिक्विड वाटर मानेंगे, अनलेस इट इज सेड वी विल नॉट कंसीडर इट टू बी अ गैस। क्लियर? नाउ हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड, कितना प्रोपेन रिएक्शन में जरूरत है, कितना बर्न होगा, इसका मतलब ये कितना प्रोपेन रिएक्शन में रिएक्ट होगा फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा रिएक्शन कहता है कि 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए हमको 1 वॉल्यूम प्रोपेन चाहिए। 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए हमको कितना वॉल्यूम प्रोपेन चाहिए? 1 वॉल्यूम। सो 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। कैसे ये स्टेटमेंट का हमको पता चला? इक्वेशन को देखकर, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर, कि 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो 1 वॉल्यूम प्रोपेन है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स कितना प्रोपेन? 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, सिंपल, 5 2s are 10, so 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। एकदम सिंपल। वैसे भी दिख रहा है ना कि अगर 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए तो 1 वॉल्यूम प्रोपेन, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो 1 वॉल्यूम प्रोपेन चाहिए, यानी प्रोपेन का 5 गुना ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन लेंगे तो उसका 5 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन भी चाहिए। सिंपल है, वैसे सॉल्व करके भी हमने, बहुत इजी है। आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी सिंपल, इट इज नथिंग एंड दिस इज द आंसर। वी डोंट हैव टू फाइंड एनीथिंग एल्स, सिर्फ हमें निकालना था कितना प्रोपेन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहां पर मीथेन दिया हुआ है CH4, रिएक्ट करा रहा है क्लोरीन के साथ, एंड इट फॉर्म्स CH2Cl2 क्लोरो मीथेन एंड HCl। और तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो भी बैलेंस रिएक्शन। इनफैक्ट बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलरेडी गिव द रिएक्शन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ।
आज हम इस वीडियो में आईसीएसई क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये सारे जो है ना, ये वेरी सिमिलर टू आईसीएसई क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कुछ कर लिया है और आगे भी करेंगे। तो देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन पेपर पर, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर टेंशन तो लेने की कोई बात ही नहीं है। इक्वेशन को लिखते हैं CH4 और देखो सारे गैसेस है, जी का मतलब गैस है, तो हमें यहाँ सब में गैलो-सैक्स लॉ का यूज करेंगे। CH4 प्लस 2Cl2 गिव्स CH2Cl2 प्लस 2HCl। बहुत ध्यान से हमें उतारना है इक्वेशन। बैलेंसिंग का जो नंबर्स है ना, उनको बहुत ध्यान से हमें देखना है कि कोई गलती से छूट ना जाए। सो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 वॉल्यूम्स ऑफ क्लोरीन, isn't it? And it forms 1 volume of chloromethane and 2 volumes of hydrogen chloride. Very simple, दिख रहा है ना? 1:2:1:2। जो नंबर लिखा हुआ है उसी को मैंने लिख दिया है, कुछ नहीं। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म्ड। कितना HCl गैस बनेगा? तो क्वेश्चन में ना मीथेन दिया हुआ है। कितना मीथेन है मेरे पास? 40 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कितना मीथेन हमने लिया? 40 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन कितना HCl गैस बनाएगा, ये निकालना है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कितना HCl गैस बना रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस बना रहा है। इक्वेशन बता रहा है मुझे, मैं नहीं बोल रहा हूं, इक्वेशन बोल रहा है कि मीथेन अगर आपका 1 वॉल्यूम है तो HCl गैस आपका 2 वॉल्यूम्स बनेगा। उसका 2 टाइम्स, 1 वॉल्यूम का 2 टाइम्स क्या होता है? 2 वॉल्यूम। सो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस। और मैंने कितना लिया है मीथेन? 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। इतना लिया है मैंने मतलब क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि कितना मीथेन आपको दिया गया है, 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। सो दैट विल फॉर्म, इसका दुगना 1 का दुगना 2, तो 40 का दुगना 80, तो 40 into 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl gas, which is nothing but 80 centimeter cube of HCl gas. I hope you're not just watching it, also solving along with me. अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज है, also calculate the volume of chlorine gas required. कितना क्लोरीन गैस चाहिए? Again that same logic, 1 volume of methane requires कितना क्लोरीन? 2 volumes of chlorine. Same, so 1 volume of methane reacts with 2 volumes of chlorine. Therefore, methane हमने लिया है 40 centimeter cube of methane and that will react with, फिर same 40 का दुगना 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन। तो जो गैस बना HCl वो भी 80 सेंटीमीटर क्यूब और जितना क्लोरीन चाहिए वो भी 80 सेंटीमीटर क्यूब। इनफैक्ट द रिएक्शन आल्सो टेल्स मी द सेम कि हाइड्रोजन भी 2 वॉल्यूम और क्लोरीन भी 2 वॉल्यूम, दोनों का 2 वॉल्यूम्स है, तो आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा। अगर HCl गैस हमें 80 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो क्लोरीन HCl हमें 80 सेंटीमीटर क्यूब हमें मिला, तो क्लोरीन जो चाहिए वो भी 80 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन चाहिए, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। तो यहां पर भी 80 सेंटीमीटर क्यूब 80 सेंटीमीटर क्यूब दोनों होना ही चाहिए। सिंपल है, आ भी गया, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास, वेरी इजी। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट लिखना, एक फाइनल आंसर लिखना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, फाइनल आंसर लिखना, वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड 80 सेंटीमीटर क्यूब। वो फाइनल आंसर लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बस फाइनल 2 स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द आईसीएसई क्वेश्चन। अब हम आईसीएसई का क्वेश्चन करेंगे, इनफैक्ट ऑलरेडी हमने कुछ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो एन आईसीएसई क्वेश्चन फ्रॉम 2010, sorry, not 2010, 2015. Okay, if 6 liters of hydrogen and 4 liters of chlorine are mixed and exploded, and if water is added to the gases formed, find the volume of residual gas. अब यहां पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि तुम्हें ये बहुत अच्छी तरह से जानना है कि HCl जो गैस होता है उस पर अगर हम वाटर डाल दें तो तुरंत वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और वो गैस नहीं रहता है। ये बात तुमको जानना है कि अगर HCl गैस बना और उस पर मैंने वाटर डाल दिया तो ये बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट विल नो लॉन्गर रिमेन एज HCl गैस, इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ नया चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 मिक्स हो गया एंड HCl बना। अभी तीनों गैस है क्योंकि अभी हमने वाटर नहीं डाला है। हाइड्रोजन इज गैस, क्लोरीन इज गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज आल्सो गैस, नो प्रॉब्लम। बैलेंस कर लेता हूं, 2 लिख दिया। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अच्छा, हमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस। ध्यान दो, जब हमने 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन लिया और 4 लीटर ऑफ क्लोरीन लिया, क्या पूरा का पूरा 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड पूरा का पूरा 4 लीटर ऑफ क्लोरीन यूज अप हो जाएगा? ध्यान दो, नहीं, इसमें कोई एक बच जाएगा। अगर हम मेन रिएक्शन को देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। जितना क्लोरीन उतना ही हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन के लिए,
तो हमने हमने अगर 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन लिया तो हमको 6 लीटर ऑफ क्लोरीन ही चाहिए, हालांकि हमने तो 6 लीटर प्रोवाइड ही नहीं किया, 4 लीटर किया है। इसका मतलब हम क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सोचेंगे कि अगर 4 लीटर ऑफ क्लोरीन है तो वो 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट होगा, क्योंकि 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, जितना क्लोरीन उतना ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा। तो 4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन अगर मैंने लिया है तो 4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, तो बाकी का 6 - 4 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए 4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन reacts with obviously 4 liters of hydrogen. Simple. Therefore, unreacted hydrogen क्या, टोटल 6 था, उसमें से 4 माइनस कर दो, बचा हुआ है 2 liters of unreacted हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन बच गया है, ये रेसिडुअल गैस है। रेसिडुअल गैस मतलब जो बच गया है, रेसिड्यू बचा हुआ है, तो यही है। अच्छा, ये कुछ भी बना है, कोई गैस बना है तो बोलेंगे हाँ सर 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो बना है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, वाटर इज एडेड टू द गैसेस फॉर्म्ड। जो गैसेस बना या जो गैस बना उस पर पानी डाल दिया गया। एंड मैंने अभी भी बताया था कि HCl पर पानी डाल दो तो वो फिर गैस नहीं रहता है, इट बिकम्स लिक्विड एसिड, HCl एसिड। तो इसलिए हम जब आंसर लिखेंगे तो हम HCl की बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो अब गैस नहीं रहा, वाटर इज एडेड। सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो हमको पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस is 2 liters of unreacted hydrogen, 2 liters of unreacted hydrogen। कितना इजी है। आज हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं डियर चिल्ड्रन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट सिमिलर वीडियोस on Avogadro's law, on relative atomic mass, relative molecular mass, mole concept and empirical formula, मतलब इस चैप्टर के दूसरे जो टॉपिक्स है उन पर भी अगर तुम्हें इस तरह का वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, आल्सो दैट यू नो इन द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।